हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि CBSE ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उस मॉडल पेपर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये मॉडल पेपर से ही आपको पता चलता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये जो मॉडल पेपर होता है ये डिट्टो आपका उसी तरह का पेपर होता है जो आपका फाइनल एग्ज़ाम में आना होता है। इसमें आपका एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है, ये सारा कुछ आपको इस मॉडल पेपर में देखने को मिलता है। तो इसीलिए मॉडल पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस मॉडल पेपर को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और चूँकि CBSE में 2 कोर्स है उर्दू का, एक आपका कोर्स है और एक आपका कोर्स बी। ये आपका कोर्स बी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कोर्स ए है या फिर कोर्स बी है और कौन से कोर्स का आप वीडियो चाहते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मॉडल पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है और क्या पैटर्न इस क्वेश्चन का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका कोड लिखा हुआ है, कोड 5B है और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। उम्मीदवार क्वेश्चन पेपर कोड को जो आपका जो कॉपी जिसमें आप लिखेंगे आंसर, उसमें ज़रूर लिखना होगा। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिख देंगे। जो ये आपका फाइनल एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, ये फाइनल एग्ज़ाम में आप यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख देंगे और ये जो आपका बुकलेट नंबर है, ये बुकलेट नंबर आपका आंसर कॉपी में आंसर बुकलेट में ज़रूर लिखेंगे। तो उसके बाद क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को आपको देख लेना है। तो चलिए मैं जल्दी पढ़ देता हूँ कि आप जाँच लीजिए कि इन सवालनामे में 6 सफ़हात की तादाद 7 है। यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें कुल तादाद जो पेज है ये 7 है। तो ये आपको गिन लेना है और टोटल 12 सवाल हैं। और जो मैंने आपको बताया कि आपका जो क्वेश्चन पेपर कोड आपको आंसर को में लिखना है, आंसर जो बुकलेट है उसमें। और उसके बाद किसी भी सवाल का जवाब लिखने से पहले सवाल का सीरियल नंबर जवाबी कॉपी में ज़रूर लिखें। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप आंसर नंबर नहीं लिखेंगे तो कॉपी जांचने वालों को कैसे पता चलेगा। तो ये ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि आपको आंसर नंबर तो लिखना ही होगा। उसके बाद आपको 15 मिनट दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। 10:15 पर आपको कॉपी दिया जाएगा और 10:30 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। यानी 15 मिनट आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे और सारा कुछ जो भी चीज़ ऊपर में लिखी हुई है ये सारे इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लेंगे ध्यान से। उसके बाद ही फिर 15 मिनट बाद आप जवाब देना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। उर्दू ये आपका कोर्स बी का है, उर्दू कोर्स बी। अगर किसी का कोर्स ए है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। कुल आपका 80 नंबर का एग्ज़ाम होने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 नंबर। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इस सवालनामे में कुछ 12 सवालात हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कुल आपका 12 सवाल हैं और 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, यानी कि 4 हिस्सों में आपका तकसीम किया गया है। हिस्सा 1, हिस्सा अलिफ में आपका सवाल नंबर 1 से लेकर 2 तक है। हिस्सा बी में सवाल नंबर 3 से 6 तक है। हिस्सा जिम में सवाल नंबर 7 से लेकर 8 है और हिस्सा दाल में आपका सवाल नंबर 9 से लेकर सवाल नंबर 12 तक है। हिदायत के मुताबिक सवाल के जवाब लिखें, यानी कि जो भी आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको जवाब लिखना है। जवाब लिखने से पहले सवाल नंबर जवाबी कॉपी में ज़रूर लिखें। ये पहले भी मैंने बता चुका हूँ। ये आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। क्योंकि CBSE के बच्चे इंग्लिश में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तो इंग्लिश में आप अगर उर्दू में आपको थोड़ी बहुत भी परेशानी होती है पढ़ने में तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है ये हम लोग देखते हैं। तो सेक्शन है रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन। इंग्लिश में जैसे आपका आता है रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन, उसमें क्या करना होता है कि आपका एक पैसेज दे दिया हुआ है और उस पैसेज को आपको गौर से पढ़ना है। उसके बाद उसके नीचे कुछ सवाल दिए हुए हैं, उसका आपको जवाब लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअली लिखा हुआ क्या है। मंदरजा दरसी नसरी और शेरी इक़्तिसाबात को गौर से पढ़िए, यानी कि ये जो पैसेज है इसको गौर से पढ़ना है और उससे मुतालिक सवालात का जवाब लिखें। यानी ये जो पैसेज है ये पूरा पैसेज को आपको पहले पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे 5 सवाल दिए हुए हैं,
उस 5 सवाल का आपको जवाब लिखना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि पूरा तो चलिए हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क में छूत-छात और जात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। छूत-छात की इस लानत से मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इस वजह से मुल्क में एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार है। अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को बेदार किया, उनके दिलों में खौफ दूर किया और उनमें खुद एतमादी पैदा की। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। तालीम बहुत सी बुराइयों को ख़त्म कर देती है। उन्होंने कमज़ोर तबकों की तालीम के लिए कई इदारे कायम किए, स्कूल कॉलेज खोले, मर्दों के साथ साथ औरतों की तरक्की पर भी तवज्जो दी। इसके लिए समाज में बराबर का हक की वकालत की। तो ये आपका पैसेज है और उसके बाद यहाँ पे आपका 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, उस 5 का आपको आंसर लिखना है और हर एक के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर अंबेडकर ने किस काम की कोशिश की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस काम की कोशिश की? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो छुआछूत है और जात पात है उसके तफरीक को मिटाने की कोशिश की थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि मुल्क का एक तबका गुर्बत और जहालत का शिकार क्यों है? ये जात पात और ऊंच नीच की वजह से मुल्क का एक तबका गुर्बत और जहालत का शिकार है। डॉक्टर अंबेडकर के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? तो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? लोगों को फ़ायदा हुआ, लोग शिक्षा ग्रहण करने लगे और शिक्षा ग्रहण करने से क्या हुआ कि बहुत सारी बुराइयां अपने आप ख़त्म हो गई। अगला सवाल है, समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी है? तो समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए शिक्षा यानी कि तालीम ज़रूरी है। औरतों की तरक्की के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया? तो औरतों की तरक्की के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया? उसके लिए स्कूल कॉलेज, मर्दों के साथ साथ स्कूल और कॉलेज भी औरतों के लिए खोले। तो उसी तरह से ये भी एक पैसेज है। तो ये किस तरह का पैसेज है? ये सवाल नंबर 2 है और ये आपका जो पैसेज है ये आपका एक नज़म है और ये नज़म को आपको पढ़ के समझना है और इस नज़म के बाद आपका 5 क्वेश्चन यहाँ से फिर से दिया हुआ है और इसका आपको जवाब देना है और हर एक के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो इसके लिए भी हर एक के लिए आपको 5 नंबर, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दरअसल गैर दरसी नसरी और शहरी इक़्तिसाबात को गौर से पढ़ें और उस पर अपने सवालात का जवाब लिखें। ये भी आपका एक पैसेज ही है, ये भी एक आपका पैसेज है और इस पैसेज को पढ़ के फिर से आपको एक आंसर देना है जिसका आपका 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और फिर उसी तरह से आपको पैसेज को पढ़ के इसका 5 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये बी है और यहाँ पे भी आपको नज़म है, नज़म को पढ़कर फिर से 5 सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी उसी तरह से आपको हल करना है। उसके बाद आता है अगला सेक्शन। एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी हमारा आ गया, यानी सेक्शन ब, ये आपका राइटिंग स्किल है। तो यहाँ पे राइटिंग स्किल में आपको क्या करना है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में, मंदरजा झैल में किसी एक उन्वान पर कम से कम 250 अल्फाज में यानी 250 वर्ड्स में मुश्तमिल मजमून लिखें। यानी कि ये जो आपका 3 मजमून दिया हुआ है, पसंदीदा उस्ताद, आपका पसंदीदा उस्ताद कौन है यानी कि पसंदीदा टीचर कौन है, उसके बारे में आपको लिखना है 250 वर्ड में। कौमी त्यौहार, इसके या कौमी त्यौहार के बारे में भी लिख सकते हैं या फिर यौम आज़ादी,
इन तीनों में से किसी एक पर ही आपको लिखना है और उसी के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तीनों को नहीं लिखना है, सिर्फ आपको एक का लिखना है। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें ए है और बी है। तो बड़े भाई की शादी में शिरकत के लिए 2 दिन की छुट्टी का दरख्वास्त अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम लिखें। यानी कि आपके प्रिंसिपल को एक छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखना है और जिसमें आपको बताना है कि मेरे बड़े भाई की शादी है, उसमें मुझे शिरकत करनी है, उसके लिए आपको एक दरख्वास्त लिखना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि वालिद को ख़त लिखकर किताबें ख़रीदने के लिए रकम मंगवाइए। यानी आपको किताब ख़रीदना है, उसके लिए आप अपने वालिद को ख़त लिखें जिसमें आपका जिक्र हो कि मुझे किताब ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक आप सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है कि सैयद एहतसाम के बारे में 100 अल्फाज में नोट लिखे हैं। तो सैयद एहतसाम आपके बुक में है, आपके सिलेबस में है, उसके बारे में आपको 100 अल्फाज लिखना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर ये आपको नहीं लिखना है तो आपको क्या लिखना है, तो इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि राज़िया सुल्ताना का सबक का खुलासा लिखिए। तो राज़िया सुल्ताना एक आपका चैप्टर है उर्दू में, उसका आपको खुलासा लिखना है, उसके लिए आपको 5 नंबर, यानी कि या तो आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए, इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे तो उसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगला सवाल है कि अल्लामा इकबाल की शायरी पर 100 अल्फाजों में रोशनी डालें। यानी कि अल्लामा इकबाल जो थे उनके शायरी पर 100 लफ्ज़ों में उनकी शायरी के बारे में आप लिखें। और या फिर आप क्या लिखें, नज़म नेकी और बदी में क्या पैगाम दिया गया है। यानी कि एक जो नज़म है आपके बुक में नेकी और बदी, उसमें क्या पैगाम दिया गया है, उसके बारे में आपको लिखना है 100 अल्फाज में। उसके बाद सेक्शन बी भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन जी, यानी कि सेक्शन आपका सी, यहाँ आपको ग्रामर पूछा जाएगा और ग्रामर, तब मेरा सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। तब हम आते हैं सेक्शन सी में और यहाँ आपका ग्रामर का पोर्शन होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सवाल नंबर 7 में क्या है। तो सवाल नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि दर्ज झेल सवालात के मुबादिल जवाबात में सही जवाब तलाश करें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फेल क्या कहलाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसके बाद आपका 4 ऑप्शन है, तो इसको आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में लिखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जवाब देना है। तो फेल क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वह लफ्ज़ जिससे किसी ऐलान का होना ज़रूरी हो। तो ये तो फेल नहीं है। फेल मतलब क्या होता है, वर्ब। इंग्लिश में आप जो पढ़ते हैं वर्ब और उर्दू में फेल सेम ही चीज़ होता है। तो फेल क्या हो जाएगा, वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो। बिल्कुल ये सही है, इसी को वर्ब भी कहा जाता है और जो इंग्लिश में वर्ब होता है वही आपका उर्दू में क्या होता है, फेल होता है। तो वर्ब का तो यही डिफिनेशन है कि वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का करने या होने का होना जाहिर हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं या फिर फेल कहते हैं। उसी तरह से अगला सवाल है कि वह फेल जिससे मौजूदा ज़माने में काम का होना जाहिर हो कहलाता है। फेल माजी, फेल मुस्तकबिल, फेल हाल या फिर फेल नाक़िस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फेल हाल। और फेल माजी क्या होता है, फेल माजी जो काम पास्ट में हुआ है, यानी कि गुजरे हुए ज़माने में हुआ है, उसके बारे में अगर पता चलता है तो आपका फेल माजी हो जाएगा। जो आने वाले टाइम में आने वाले टाइम में किसी काम के बारे में पता चले तो उसे फेल मुस्तकबिल कहते हैं। यानी कि अगर कोई काम फ्यूचर में होने वाला है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेल मुस्तकबिल। अगला सवाल है कि लफ्ज़ रहमदिल का मुतज़ाद क्या है। मुतज़ाद का मतलब आप लोग समझते हैं, मुतज़ाद का मतलब होता है आपका सिनोनिम। इंग्लिश में जो आपका होता है सिनोनिम, वही आपका उर्दू में होता है मुतज़ाद। यानी कि
सेम मीनिंग वाले जो वर्ड होता है उसको सिनोनिम कहा जाता है। यहाँ पे भी सेम मीनिंग वाले जो अल्फाज होते हैं उसको मुतज़ाद कहा जाता है। तो लफ्ज़ रहमदिल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? संग दिल, तंग दिल, बेदिल या फिर सूख दिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संग दिल। तंग दिल का मतलब ये भी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ये भी नहीं होगा। अगला सवाल है कि लफ्ज़ ख़तरात का वाहिद होता है। ख़तरात का वाहिद क्या हो जाएगा? यानी ख़तरात एक प्लुरल है तो उसका सिंगुलर क्या हो जाएगा? तो उसका सिंगुलर हो जाएगा आपका ख़तरा। अगला सवाल है कि दर्ज-ए-ज़ैल में मुज़क्कर को अलग कीजिए। यानी इनमें से कौन सा मुज़क्कर है उसको आपको लिखना है। मुअल्लिमा, खाला, तलबा या शायर। तो इसमें कौन सा मुज़क्कर है? तो मेरे ख़्याल से ये तलबा आपका मुज़क्कर है, बाकी सारे मुअन्नस हैं। अगला सवाल है दर्ज-ए-ज़ैल में किस लफ्ज़ में साबिक़ा का इस्तेमाल हुआ है? साबिक़ा मतलब आप लोग इंग्लिश में जो पढ़ते हैं कि प्रीफिक्स, जो आपका प्रीफिक्स होता है कि नहीं, प्रीफिक्स और साबिक़ा एक ही चीज़ है। तो प्रीफिक्स क्या कहता है? जो किसी वर्ड से पहले लग के उस वर्ड का मीनिंग कंप्लीट करता है उसको प्रीफिक्स कहा जाता है। तो गैरतमंद ये नहीं होगा, रोशनदान ये नहीं होगा, हम जमात, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, तो हम जमात ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है मंदरजा ज़ैल अल्फाज में जमा की निशानदेही कीजिए। यानी कि इसमें से प्लुरल कौन है वो आपको बताना है। तो शजर ये सिंगुलर है, कुर्सी ये भी सिंगुलर है, मेज़ ये भी सिंगुलर है, तदाबीर ये आपका प्लुरल है। तो प्लुरल और इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा? तदबीर। यानी कि इसका वाहिद क्या हो जाएगा? तदबीर, और ये जमा तदाबीर है। अगला सवाल है कि जिन अल्फाज के माने एक हों उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? मुतरद्दिफ़ अल्फाज कहते हैं। तो ये आपको मुतरद्दिफ़ अल्फाज कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ गलत पढ़ा है, एक चीज़ हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। ये जो आपका क्वेश्चन था तो मैंने पहले आपको इससे पहले एक जगह पढ़ाया था मुतज़ाद का मतलब सिनोनिम, लेकिन मुतज़ाद का मतलब सिनोनिम नहीं है। मुतज़ाद का मतलब आपका एंटोनिम होता है और मुतरद्दिफ़ मतलब आपका सिनोनिम होता है। तो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। तो ये आप सही कर लेंगे कि मुतज़ाद का मतलब एंटोनिम होता है और मुतरद्दिफ़ का मतलब सिनोनिम होता है। यानी सेम मीनिंग वाले अल्फाज को मुतरद्दिफ़ कहते हैं और अपोजिट मीनिंग वाले को मुतज़ाद कहा जाता है। अगला सवाल है कि मंदरजा ज़ैल मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये आपका जो मुहावरा दिया गया है 4, इसका आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो पहला मुहावरा क्या है? 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना का क्या मतलब होता है? कि भाग जाना। तो इसको आप जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो आप ऐसा जुमला बना सकते हैं कि चोर ने चोरी करके 9 2 11 हो गया, यानी चोर ने चोरी करके वहाँ से भाग गया। तो एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस हो जाएगा भेष बदलना। भेष बदलना का मतलब क्या होता है?
कि अभी कुछ है और मतलब सामने कुछ है और आपके पीछे कुछ है, तो इस तरह के आदमी को क्या बोलते हैं? भेष बदलना। तो इसके ऊपर आप एक सेंटेंस बना देंगे, फूलाना समाना। तो ये भी एक, इसके ऊपर भी एक सेंटेंस बना देंगे। फूलाना समाना का क्या मतलब होता है कि बेहद खुश होना, यानी कि जब कोई भी चीज़ पसंद हो जाती है, यानी कि अगर आपका मैट्रिक में 97% नंबर आ जाता है तो आपको क्या होगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि 97 नंबर आने से वो फूले ना समा रहा है। तो ये इसका सेंटेंस हो गया। अगला सवाल, अगला मुहावरा है टक्का सा जवाब देना, यानी कि बिल्कुल मुंह पे जवाब देना। तो इसके ऊपर भी एक सेंटेंस बना देंगे आप। अगला सवाल है, यानी कि अगला सेक्शन है वो लिटरेचर, यानी कि अदब। हिस्सा दाल में आपका लिटरेचर है, और लिटरेचर में आपको क्या कौन कौन से क्वेश्चन हैं ये भी आप देख ले। तो आप देख लीजिए कि मंदरजाल सवालात का जवाब लिखें। ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। लिफाफा देखकर पोस्ट मास्टर का क्या रद्दअमल था, तो इसका भी आप जवाब लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका इंटरनेट के सबसे बड़ा फ़ायदा आपको बताना है, तो इसके बारे में भी आप लिख देंगे। अगला सवाल है, और सवाल नंबर 10 है कि दर्ज सवालों के मुख्तसर जवाब लिखे। तो राजिया सुल्ताना ने मीर अखूर का ओहदा किसको दिया, तो इसके बारे में आप लिख देंगे। सबक बेतकल्लुफ़ी का मुसन्निफ़ कौन है, यानी बेतकल्लुफ़ी आपका एक चैप्टर है, उसका मुसन्निफ़ कौन है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मंदरजाल सवालत के मुख्तसर जवाब लिखें। चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती है, तो ये आपको इसका जवाब लिखना है। काबे खाने से गालिब को शर्म क्यों आती है। अगला सवाल है, और ये आपका लास्ट सवाल है कि मंदरजाल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। दर्जेल शेर को किस शायर का है, यानी कि ये जो शेर लिखा हुआ है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ वरना क्या बात करना नहीं आती, तो ये किस शायर का लिखा हुआ है, फिर ये आपको बताना है। अगला है साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छारिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको, तो ये शायर भी किसका लिखा हुआ है ये आपको बताना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि CBSE में उर्दू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इस साल आपका किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।